देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो बेसिकली यहाँ पे दो डिराइवेशन है, सिंपल सी डिराइवेशन, उसे डिराइव करने से काम खत्म। लेकिन डिराइवेशन को करने से पहले हमें समझना होगा कि ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ये चाहिए क्यों हमें, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड आरएमएस वैल्यू। तो फिर हम देखेंगे डेफिनेशन की जो मीनिंग है उसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फिर हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल एंड फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ कह सकते हो, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के लिए एंड ईएमएफ के लिए फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, इसे डिराइव करना होगा, ठीक है, इसे ये कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, दैट इज व्हाई डू वी नीड आरएमएस, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है, लेट्स से एक बल्ब या तो रेजिस्टर कुछ भी है, ठीक है, ये बल्ब है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है कंसीडर करने करो। तो यहाँ पे एक आपने क्या किया, एक सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स, या तो मतलब एक सोर्स है, बैटरी नहीं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स जो घर पे होते हैं ना, बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो घर पे बोर्ड पे आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, वो एसी सोर्स हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आप चेक कर रहे हो कि करंट की वैल्यू, स्विच ऑन किया, पहले करंट 0 एम्पियर होंगे, थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, करंट इंक्रीज होकर 5 एम्पियर हो गया। मतलब करंट अल्टरनेटिंग करंट है ना ये, तो करंट क्या होंगे, एक बार इंक्रीज होंगे, फिर 0 होंगे, फिर डिक्रीज होंगे, फिर 0 होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे इस केस में आप स्टडी कर रहे हो करंट की वैल्यू एंड टाइम की वैल्यू। तो स्टॉप वॉच ऑन करके रखा। सो लेट्स से पहले टाइम की वैल्यू 0 सेकंड था, तो करंट की वैल्यू 0 एम्पियर है। थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा कि करंट टाइम की वैल्यू लेट्स से 2 सेकंड हो गया, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्पियर हो गया, लेट्स से +5 हो गया। फिर करंट की टाइम की वैल्यू लेट्स से 4 सेकंड हो गया, फिर करंट की वैल्यू 0 हो गया। फिर आपने देखा कि 6 सेकंड जब हुआ तो उस केस में करंट की वैल्यू कितना हो गया, -5 एम्पियर हो गया। सो ये माइनस क्या समझेंगे, माइनस समझेंगे कि करंट की डायरेक्शन वो उल्टा हो गया, ठीक है। माइनस मतलब देखो, करंट की वैल्यू 0 मतलब क्या होते हैं, लाइट ऑन ही नहीं होंगे, 0। तो माइनस में होने से क्या समझोगे, 0 से भी कम, मतलब है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, करंट की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता। तो बेसिकली माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस केस में करंट की डायरेक्शन उल्टा हो जाएंगे। पहले जब +5 था करंट की वैल्यू, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन ये था, और -5 जब होंगे करंट की डायरेक्शन इसका उल्टा होंगे, ये मीनिंग। तो फिर 6 सेकंड के लिए जो करंट मिला दैट इज -5 एम्पियर, फिर 8 सेकंड हो गया। सो 8 सेकंड के लिए करंट की वैल्यू जो मिला दैट इज 0 एम्पियर मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया। और इस ग्राफ में लेट्स कंसीडर, यहाँ पे आपने क्या कंसीडर किया, सो दिस इज लेट्स से 0 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड, दिस इज 4 सेकंड, दिस इज 6 सेकंड, दिस इज 8 सेकंड, इस तरह से आपने कंसीडर किया। सो ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर टाइम, ओके, टाइम एक्सिस। और यहाँ पे आपने क्या किया, दिस इज लेट्स से ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने क्या कह दिया, 5 एम्पियर प्लस में कह दिया, और नीचे होने से आप क्या बोलोगे, दिस इज -5 एम्पियर, इस तरह से बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब 0 हुआ टाइम, तो इस केस में करंट भी 0, तो ये पॉइंट होंगे। 2 हुआ तो करंट की वैल्यू 5, तो 2 हुआ तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर प्लस में है। 4 हुआ तो 0, 6 हुआ तो -5, 8 हुआ तो 0, तो 4 हुआ तो 0, 6 हुआ तो -5 हो गया, है ना, फिर 8 हुआ तो फिर 0 हो गया। तो ग्राफ कैसे मिलेंगे, इनको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, है ना, इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट करो तो आपको एक ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो ग्राफ मिला ना, ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, यानी साइन वेव बोल सकते हो, मतलब साइनोसॉइडल ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो साइनोसॉइडल ग्राफ है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट करंट की वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, करंट की वैल्यू को I0 sin ओमेगा t से डिनोट करते हैं, और EMF की वैल्यू को E0 sin ओमेगा t से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है ना, सो ये वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी वेव टाइप इस तरह से चेंज हो रहा है वैल्यू। बिकॉज ऑफ दैट करंट की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे। क्यों, कैसे, लास्ट क्लास में ये सब समझा था, तो आप लोग चेक करना एक बार, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, पहला वीडियो, सो वहाँ पे हमने एवरेज जो होंगे, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, उसको भी हमने डिराइव किया था फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल लास्ट क्लास में। तो आप लोग चेक करना उसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है ना, इसमें हम अपने क्या देखा कि करंट की वैल्यू एंड EMF की वैल्यू इस तरह से लेना होगा इक्वेशन वाइज, बिकॉज यहाँ पे हमें साइनोसॉइडल ग्राफ मिला। सो इस तरह की इक्वेशन होने से ही इस तरह की ग्राफ मिलेंगे। सो इस तरह की ग्राफ मिला, बिकॉज ऑफ दैट इस तरह की इक्वेशन लिखना पड़ा, यहाँ तक ठीक है। तो करंट के लिए एंड EMF के लिए इस तरह की इक्वेशन लिखना पड़ा। तो अभी देखो, इस केस में जो मैक्सिमम करंट है 5, मिनिमम करंट है -5। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो टाइम के साथ ये जो करंट है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ
इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो टाइम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहे हैं। तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रहा है, टाइम चेंज मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी आप बोलोगे कि करंट की वैल्यू भी चेंज हो रहा है। सो ये जब टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक टाइम के लिए अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग करंट की वैल्यू मिलेंगे। तो लेट्स से इंस्टेंटेनियस करंट, इसको कहते हैं ना इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस की मीनिंग इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस की मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस की मीनिंग, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट मतलब टाइम, सो एक पार्टिकुलर टाइम पे कितना होंगे वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो लेट्स से पार्टिकुलर टाइम इज 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पार्टिकुलर टाइम पे कितना है करंट की वैल्यू, दैट इज 0। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट 4 सेकंड इज 0 बोलोगे आप। सो इंस्टेंटेनियस करंट एट 6 सेकंड कितना होंगे, सो मतलब एक पार्टिकुलर टाइम 6 सेकंड पे कितना होंगे करंट की वैल्यू, दैट इज -5। तो इंस्टेंटेनियस करंट -5 होंगे इस केस में। तो बेसिकली आपने देखा है यहाँ पे बहुत सारा करंट की वैल्यू होंगे, है ना। सो बहुत सारा करंट की वैल्यू होने से आपको अगर पूछे कि कितना होंगे, सपोज करंट की वैल्यू पूछा, डायरेक्ट करंट के केस में, बैटरी के केस में आप बोल देते कि इतना करंट है, 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर जो भी करंट है बैटरी के केस में उसे बोल देते। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग कैसे, बिकॉज ऑफ द टाइम के साथ करंट वेरी हो रहे, चेंज हो रहे, तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि करंट की वैल्यू कितना है, तो आप क्या पूछोगे कि कौन सी टाइम के लिए करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा करंट है ना, सो बहुत सारा करंट है, बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या चाहिए, एक एवरेज करंट चाहिए। मतलब एवरेज कब निकाले जाते हैं, जब बहुत सारा वैल्यूज होंगे, क्वांटिटीज होंगे, तो उस केस में एक पार्टिकुलर वैल्यू तो आप नहीं लिख सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या करोगे, वहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो मतलब एक ओवरऑल एस्टिमेटेड वैल्यू कितना होंगे। सो यहाँ पे बहुत सारा करंट है, सो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है, रूल है, एवरेज करंट, ठीक है, एवरेज करंट इसमें होंगे। सो एवरेज करंट निकालने की जो टेक्निक है, दैट इज एक्सट्रीम करंट कितना है, +5 एंड एक्सट्रीम नेगेटिव करंट है -5। तो बेसिकली ये जो +5 एंड -5 करंट है ना, सो दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे इस तरह से, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह से एवरेज निकल सकते हो। लेकिन जब एवरेज निकलोगे आंसर कितना आएंगे, DC विल बिकम 0/2 यानी 0 आएंगे। सो करंट एवरेज की वैल्यू कितना है, 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, दैट इज वाई 0 आया। लेकिन देखो ध्यान से, सर्किट पे लाइट ऑन हो रहे, कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं ना, तो लाइट ऑन हो रहे, तो लाइट ऑन हो रहे, फिर भी यहाँ पे हमें एवरेज करंट की वैल्यू 0 मिल रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल करंट की वजह से ये लाइट ऑन हो रहे हैं और ओवरऑल करंट की ही वैल्यू 0 मिल रहा है हमें, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता एवरेज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सर्किट पे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं। सो एवरेज वैल्यू 0 कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो मेथड है, इस मेथड से हमने एवरेज वैल्यू जो निकाला, इस मेथड को आपने नाम दे दिया सपोज नॉर्मल मेथड, ओके, एज यूजुअल मेथड, नॉर्मल मेथड। सो इस नॉर्मल मेथड से जब हमने एवरेज निकाला ऑल्टरनेटिंग केस में, तो उस केस में क्या देखा हमने कि 0 हो गया। लेकिन 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहे, लाइट ऑन हो रहे। तो अभी देखो इस सिनेरियो में नॉर्मल मेथड से काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, एक स्पेशल मेथड अप्लाई करोगे, स्पेशल मेथड लिख देते हैं। सो ये जो स्पेशल मेथड अप्लाई करके इस बार क्या करोगे, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। स्पेशल मेथड अप्लाई करोगे टू फाइंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये पर लिख देते हैं टू फाइंड एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू जो नॉर्मल मेथड से हमने अप्लाई करके निकाला वो 0 मिला। सो हमने इस बार क्या किया, स्पेशल मेथड अप्लाई करेंगे टू फाइंड एवरेज वैल्यू। तो स्पेशल मेथड अप्लाई करके हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेशल मेथड क्या है, वही है रूट मीन स्क्वायर मेथड या तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो अगर आपसे कोई पूछे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि करंट है सर्किट में लेकिन बहुत सारा करंट है, बिकॉज ऑफ दैट हमने एवरेज निकाला नॉर्मल मेथड से। सो नॉर्मल मेथड से जो एवरेज निकाला वो 0 मिला, है ना। 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट में करंट है। सो मतलब ये जो मेथड है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, इस मेथड से हम लोग एवरेज करंट नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि 0 मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, एक स्पेशल मेथड को इंट्रोड्यूस किया, अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर मेथड, ठीक है। देखेंगे अभी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना, यहाँ पे हमने एवरेज लिया 5 एंड 5 की, तो इसको इस बार हम लोग इस तरह से एवरेज लेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर की प्लस लेंगे,
एडिशन, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो ये भी काइंड ऑफ एवरेज हुआ, तो यहाँ पे एवरेज लिख दो, है ना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है क्वांटिटीज, ठीक है। स्क्वायर की एवरेज लिया इस बार हमने, पहले नॉर्मल नंबर की एवरेज लिया तो 0 मिला, तो इस बार अलग टेक्निक किया हमने। सो अलग टेक्निक में क्या किया, अलग स्पेशल मेथड में हमने क्या किया, स्क्वायर की एवरेज लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर की एवरेज लिया और यहाँ पे स्क्वायर की एवरेज लिया, एवरेज इसे लिख दो नोट, एवरेज किसका लिया, एवरेज स्क्वायर की एवरेज लिया, एवरेज ऑफ स्क्वायर लिया, मतलब स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू लिख दो। सो स्क्वायर्ड वैल्यू की एवरेज लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशल मेथड में हमने इस तरह से किया। अभी देखो, सो ये जो एवरेज वैल्यू है ना, ये कितना आएंगे, दिस इज 25 50 होंगे ना, सो दिस इज 25 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस होंगे, तो बेसिकली 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 50 बाय 2 इज 25। सो ये जो एवरेज वैल्यू मिला ना, एवरेज वैल्यू मिला और ये स्क्वायर में मिला, सो वैल्यू कितना है, इतना सा है। अभी ध्यान से देखना, ये जो एवरेज वैल्यू है, दिस एवरेज वैल्यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, मीन वैल्यू बोल सकते हैं। एवरेज मतलब मीन होता है, जानते हो आप। सो मीन के आपने स्क्वायर ले लिया ना, सो बिकॉज ऑफ दैट आप इसे क्या बोलोगे मालूम है, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू बोलोगे क्योंकि आपने मीन वैल्यू पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अभी देखो, ये जो वैल्यू है ना, अगर इस पे आप रूट लगाओगे, ठीक है, रूट लगाओगे तो तब क्या होंगे, जब आप बोथ साइड रूट लगाओगे आपको मिलेंगे आई एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25, इस तरह से मिलेंगे, है ना। तो रूट 25 का वैल्यू 5 और यहाँ पे आई एवरेज की वैल्यू कितना आया, आई एवरेज वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमें क्या मिला कि आई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू रूट 25 यानी 5 मिला, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू पे रूट लिया, बिकॉज ऑफ दैट इस वैल्यू को आप बोलोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलोगे, क्यों बोलोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि आपने मीन स्क्वायर वैल्यू पे रूट लिया, दैट इज व्हाई इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई एवरेज, तो ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आया, 0 नहीं आया, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो 0 नहीं आया, नॉन जीरो आया। सो एवरेज वैल्यू जो निकाला था नॉर्मल मेथड से, उसमें क्या आया था, 0 आया था, है ना। लेकिन 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि सर्किट पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। सो इसीलिए हमने एवरेज को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर मेथड। सो रूट मीन स्क्वायर मेथड से हमने जब एवरेज निकाला तब हमने क्या देखा कि एवरेज वैल्यू नॉन जीरो आ रहे हैं, और नॉन जीरो ही चाहिए हमें, है ना, क्योंकि सर्किट पे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इजी है। सो यहाँ तक तो ठीक है। एवरेज जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्यों चाहिए वो तो क्लियर हो गया कि मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें चाहिए बिकॉज एवरेज वैल्यू, यहाँ पे बहुत सारा करंट होंगे। सो बहुत सारा करंट के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन नॉर्मल मेथड से एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट किया तो देखा 0 मिला, लेकिन 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, नॉर्मल मेथड से एवरेज वैल्यू ना निकल के एक स्पेशल मेथड को अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो उसको अप्लाई करके हमने एवरेज वैल्यू ही फाइंड आउट किया, लेकिन उस एवरेज वैल्यू को इस बार रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नाम दे दिया क्योंकि रूट मीन स्क्वायर की रूट लेने के बाद वो वैल्यू मिला, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल, है ना। तो ये तो था मतलब कि एवरेज ये जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्यों चाहिए। अभी जो डेफिनेशन है आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन उसको देखना होगा, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन को देखने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे समझो ये एक लाइट है, जो भी है लाइट ही मान लेते हैं, ठीक है, लाइट है। तो यहाँ पे एक डीसी सोर्स है और इस तरह से वही लाइट है मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार आपने क्या किया, एसी सोर्स रख दिया। ये है डीसी सोर्स मतलब बैटरी, एसी सोर्स मतलब क्या है, घर पे जो करंट है वो एसी सोर्स। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होंगे, कुछ करंट फ्लो हुआ, लेट्स से 5 एम्पियर, तो ये जो करंट फ्लो बिकॉज ऑफ दैट लाइट ऑन होंगे, लाइट ऑन होंगे तो लाइट ग्लो होंगे तो कुछ वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। लाइट के ऊपर हीट भी प्रोड्यूस होंगे, जब टच करोगे गर्म फील होंगे ना। तो बेसिकली जब एसी करंट फ्लो होंगे, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ दैट लाइट ऑन होंगे, सो लाइट क्या होंगे, हीट होंगे। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डीसी करंट फ्लो हो रहे हैं कितना, 5 एम्पियर, लेकिन एसी के केस में जो करंट फ्लो होंगे वहाँ पे तो बहुत सारा करंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एवरेज करंट लेंगे। एवरेज करंट डायरेक्टली नहीं लिख सकता, तो हम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट फ्लो होंगे उसको आपने सपोज कह दिया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितना है, दैट इज 5 एम्पियर है। दिस आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, आई एवरेज भी बोल सकते हो, या तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, तो मीन वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो IRMS मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। सो क्यों वहाँ पे RMS वैल्यू लिखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा करंट होंगे, क्योंकि AC सोर्स है ना, AC सोर्स में मतलब टाइम के साथ करंट वेरी होंगे, चेंज होंगे, सो वहाँ पे बहुत सारा करंट मिलेंगे, सो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग करंट मिलेंगे, सो बहुत सारे करंट मिलने से कौन सी करंट को लिखोगे वहाँ पे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, सबके RMS निकल लिया। तो RMS निकल लेने के बाद अभी देखेंगे हम लोग, सो RMS वैल्यू जो होंगे वो लिख दिया, फाइन। तो बेसिकली AC सर्किट पे जो करंट फ्लो होंगे उसको RMS करंट कह सकते हो, या तो एवरेज करंट या तो इफेक्टिव करंट कह सकते हो। सो इसमें देखो 5 एम्पियर DC करंट से हीट प्रोड्यूस जो हुआ है यहाँ पे, लेट्स से हमने 10 जूल कह दिया हीट, और यहाँ पे 5 एम्पियर RMS करंट से यानी AC करंट से जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको भी 10 जूल कह दिया, मतलब सेम हीट प्रोड्यूस हुआ। सो अगर ऐसा सिचुएशन होंगे तो उस केस में क्या होंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो DC करंट है 5 एम्पियर की जो DC करंट है, ओके, उसने हीट प्रोड्यूस किया कितना, 10 जूल हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। 5 एम्पियर DC करंट ने 10 जूल हीट प्रोड्यूस किया। सिमिलरली 5 एम्पियर AC करंट ने, लेकिन इसमें RMS वैल्यू, ठीक है। सो 5 एम्पियर AC करंट की जो RMS वैल्यू है उसने भी कितना हीट प्रोड्यूस किया, दैट इज 10 जूल हीट प्रोड्यूस किया, यहाँ तक ठीक है, सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस किया। तो अगर सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेंगे तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो मालूम है, ये जो DC करंट है ना, दिस DC करंट विल बी इक्वल टू AC RMS करंट, ठीक है। सो DC करंट ने जितना हीट प्रोड्यूस किया उतना ही हीट प्रोड्यूस किसने किया, AC करंट के RMS वैल्यू ने। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज इक्वल टू DC करंट, कब, जब सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। कितना आसान है ना। तो ये जो है ना, क्या बोलोगे आप कि RMS वैल्यू किसका, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ओके, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज इक्वल टू, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ DC करंट, ओके। तो इस तरह से लिख दो, वैल्यू ऑफ DC करंट, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ DC करंट लिख ही देते हैं। सो DC करंट नहीं लिखने से होगा, तो बेसिकली DC मतलब डायरेक्ट करंट होता है। सो RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इक्वल होंगे किससे, वैल्यू ऑफ DC से। कब होंगे, जब व्हेन सेम हीट इज प्रोड्यूस्ड, लिख दो, ठीक है, व्हेन सेम हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो समझा हमने वही लिखा, लेकिन इससे मॉडिफाई करके थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग डेफिनेशन को प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो RMS वैल्यू है ना, सो RMS वैल्यू की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी लिख सकते हो, कैसे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एकदम सिंपल, ये तो समझ में आ गया है ना कि सेम हीट अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होंगे, और तब उस केस में आप बोलोगे कि RMS करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ DC करंट, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इसको मिटा देते हैं ना अभी, यस मिटा सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए अभी, डेफिनेशन है ना। तो डेफिनेशन के लिए मीनिंग तो समझ लिया है ना, तो डेफिनेशन के लिए आप क्या करोगे, ऐसे लिख दो कि RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ DC करंट which produces same heat किससे सेम, as produced by the AC current, as AC current लिख देते हैं, ठीक है, as AC current which produces same heat as AC current. So RMS value of AC current is equal to that value of DC current बोलोगे, DC current की उस वैल्यू होंगे वो RMS वैल्यू जिस वैल्यू ने सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे जो AC ने किया, मतलब AC ने जितना हीट प्रोड्यूस किया DC की जो वैल्यू होंगे वो भी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इतना ये कॉन्सेप्ट है, फाइन। तो इतना तक लिख दो, हो जाएगा। अभी जो ये है ना, जो डिराइवेशन दैट इज उसको देख लेते हैं कि RMS वैल्यू इतना होना चाहिए, I0/√2 होना चाहिए, और इसमें E0/√2 होना चाहिए, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मिटाना होगा इसे, है ना। तो आप लोग नोट करते जाना अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके एकदम डिटेल्स में देखते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन होंगे उसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, है ना। सो देख लेते हैं इसे, है ना।
तो पहला ये जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या तो आरएमएस वैल्यू लिख सकते हो, आरएमएस वैल्यू किसका, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट लिख दो। सो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो आरएमएस वैल्यू होंगे इतना सा होना चाहिए। तो इसके लिए देखो आप ऐसा एक सिंपल सी सर्किट रखो, ये लेट्स से एक रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब सोर्स है, एसी सोर्स इस तरह से। अभी देखो इसमें जो ईएमएफ होंगे ना उसको आपने नाम दे दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, इक्वेशन की फॉर्म पे लिखा, और इसमें जो करंट फ्लो होंगे उसको आपने कह दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से कह दिया। सो जब यहाँ पे करंट फ्लो होंगे तब क्या होंगे, ये जो रेजिस्टर है ना इसमें हीट प्रोड्यूस होंगे, लेट्स से स्मॉल हीट प्रोड्यूस हुआ डीएच, लेकिन ये जो हीट है कितना होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला आपको ये सब मिल चुका, फिर भी देख लो एक बार। एक्चुअली क्या होता है ना, पावर मतलब V इंटू आई होता है, V मतलब पोटेंशियल, और आपको मालूम है V इज इक्वल टू आयर है ना, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आयर। तो यहाँ से आप V की जगह पे आयर लिखोगे और यहाँ पे I लिखोगे तो बेसिकली आई स्क्वायर आर लिखोगे, है ना, सिंपल इस तरह से लिख दिया। और आपको ये भी मालूम है पावर मतलब क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और वर्क मतलब क्या होंगे, पावर इंटू टाइम होंगे, तो पावर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे टी लिखोगे। सो वर्क मतलब क्या होता है, वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी एनर्जी, हीट फ्लो प्रोड्यूस हुआ ना, सो हीट एनर्जी बोलेंगे। सो वर्क मतलब क्या बोलोगे आप, हीट एनर्जी बोल सकते हो, वर्क मतलब एनर्जी, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस है तो हीट एनर्जी कह दिया, सो वर्क मतलब हीट एनर्जी लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू इतना सा है, ठीक है। सो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज अगर स्मॉल टाइम के लिए होंगे तो इस केस में स्मॉल हीट प्रोड्यूस होंगे विच इज आर डी टी लिखोगे, टाइम की जगह पे स्मॉल टाइम डी टी लिख दिया आपने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो डी एच है ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि डी एच इज द स्मॉल हीट, okay, small heat produced कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, ओके, प्रोड्यूस्ड इन द ऑन द रेजिस्टर कह सकते हो, रेजिस्टर फॉर टाइम, कितना टाइम के लिए, स्मॉल टाइम dt के लिए, ठीक है, स्मॉल टाइम लिख देना dt, फॉर स्मॉल टाइम dt। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो कितना होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर डी टी लिखोगे। सो बेसिकली इसमें इतना सा हीट प्रोड्यूस हुआ स्मॉल टाइम डी टी के लिए। तो अगर आपसे पूछे, यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं फुल साइकिल के लिए, मतलब फुल वेव के लिए, ठीक है, 0 से t टाइम के बीच में, तो 0 टू t टाइम के बीच में, 0 टू t टाइम के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस होंगे, तो उसको कह दिया सपोज h, ओके। सो h इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम 0 टू t, या तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो इन फुल साइकिल, है ना, फुल साइकिल 0 टू t टाइम मतलब फुल साइकिल, ठीक है। सो फुल साइकिल पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो स्मॉल हीट डीएच है ना इसको आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको टोटल हीट मिलेंगे, मतलब जितना भी स्मॉल हीट होंगे उसको इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करने पर टोटल हीट मिलेंगे कुछ। सो दैट इज इक्वल टू, आप लिखोगे डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर और यहाँ पे आर डी टी लिखोगे और यहाँ पे 0 टू t लिख देना, क्योंकि मतलब 0 टू t टाइम के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो चाहिए, मतलब फुल साइकिल के लिए, तो बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेशन भी फुल साइकिल पे यानी 0 टू t करना होगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया, ये मतलब एक हीट की इक्वेशन मिला, इसको लेट्स से 1 कह दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, सर्किट लेट्स से वही है, सेम सर्किट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टर है, दिस इज एसी सोर्स एंड दिस इज ओके। तो यहाँ पे इस केस में ये जो है ना सोर्स, तो इसमें कुछ वैल्यू होंगे ईएमएफ की, है ना, तो ईएमएफ की वैल्यू को ई आरएमएस या तो ई इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो, ई एवरेज वैल्यू भी, या तो मीन वैल्यू या तो आरएमएस वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे करंट फ्लो होंगे ना उसको आपने इफेक्टिव करंट बोल दिया, या तो आप बोल सकते हो एवरेज करंट या तो आरएमएस करंट, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट पे कुछ ओवरऑल एक करंट फ्लो हो रहा है, बहुत सारा करंट फ्लो होंगे, है ना, लेकिन ओवरऑल एक जो करंट फ्लो है उसको इफेक्टिव करंट बोल दिया, ठीक है, या तो एवरेज करंट भी बोल सकते हो। सो एवरेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एवरेज करंट की वैल्यू 0 आते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ द एवरेज नहीं लिखा, तो इफेक्टिव लिख देना, एवरेज लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली इफेक्टिव करंट लिख दिया, कितना इफेक्टिव करंट फ्लो रहा है, आई इफेक्टिव इतना सा। तो अभी देखो बिकॉज ऑफ डेट क्या होंगे, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो क्यों हीट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। सो ये जो है ना हीट, इस बार ऐसे कह देते हैं हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इफेक्टिव करंट, आई इफेक्टिव करंट लिख देते हैं,
ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इफेक्टिव करंट, वो कितना होंगे, कौन टाइम 0 to t टाइम के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस होंगे, है ना, फुल साइकिल में ये इफेक्टिव करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज आपने H कह दिया एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I स्क्वायर RT लिखोगे। अभी ध्यान से देखना, तो यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो है, इफेक्टिव करंट, तो यहाँ पे इफेक्टिव लिखोगे और यहाँ पे टाइम कितना लिखोगे, कैपिटल T, क्योंकि फुल साइकिल ना, तो कैपिटल T टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज H कह दिया इसे, है ना। सो इफेक्टिव करंट ने जो हीट प्रोड्यूस किया दैट इज इतना सा। अभी देखो इफेक्टिव करंट जितना हीट प्रोड्यूस करेंगे वही हीट कहाँ पे जाएंगे, इस रेजिस्टर पे जाएंगे, और हमने देखा इस रेजिस्टर पे जो हीट है, इस रेजिस्टर पे हीट की वैल्यू कितना है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to t, उसके बाद I स्क्वायर, फिर यहाँ पे R dt, इस तरह से लिख दो। सो बेसिकली इस रेजिस्टर के ऊपर जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज इतना सा हीट प्रोड्यूस हुआ, और वो हीट आया कहाँ से, इफेक्टिव करंट ने प्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली इफेक्टिव करंट ने जितना हीट प्रोड्यूस किया उतना ही हीट रेजिस्टर पे प्रोड्यूस होंगे, यानी ये जो हीट की अमाउंट है इसको इसके साथ इक्वल कर सकते हो, ठीक है। सो जब हम 1 = 2 करेंगे, 1 = 2 करेंगे, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, I इफेक्टिव स्क्वायर RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, इस हीट को लिख देना, मतलब I स्क्वायर, फिर यहाँ पे R dt लिखोगे, ठीक है। तो अभी देखो R कैंसिल आउट होंगे, तो आप लिख सकते हो इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t, फिर यहाँ पे 0 to t लिखो, I स्क्वायर R dt लिख दो इस तरह से, लेकिन R कैंसिल आउट होंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ dt लिख दो, फाइन। सो आपने क्या लिखा कि इफेक्टिव करंट t को इस साइड लेके गया, बाकी R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, R के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज मतलब आप बोल सकते हो मीन वैल्यू, और इस मीन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट आप इसे बोलोगे मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू बोलोगे, ठीक है। सो ये जो मीन स्क्वायर वैल्यू है इसके ऊपर अगर रूट लोगे तो आपको मिलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना I इफेक्टिव स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, बोथ साइड लगाना होगा ना, तो फिर यहाँ पे I स्क्वायर dt लिखना होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, बोथ साइड रूट लगा दिया, ठीक है। सो बोथ साइड रूट लगाओगे तो क्या होंगे, ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेंगे I इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे 1/t, और यहाँ पे रूट 0 to t, और यहाँ पे I स्क्वायर dt इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ना वैल्यू, ये जो वैल्यू मिला ये कब मिला, जब हमने रूट लिया, है ना। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो या तो इसे आप RMS वैल्यू भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली लिख देते हैं, तो IRMS ऐसा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना। तो ये है कि ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर रूट लगा तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया ना। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आप IRMS लिख सकते हो। तो बेसिकली यही इफेक्टिव वैल्यू क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन गया, मतलब यही एवरेज वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन गया, ठीक है, क्योंकि हमने रूट लगाया। तो अभी देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये जो है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, सो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इतना सा होना चाहिए, तो होते है कि नहीं देखना है, तो उसके लिए आपको ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा, ठीक है। सो एकदम इजी है, मैं दिखा देता हूँ स्टेप वाइज, तो इंटीग्रेशन इजी है, कर सकते हो। मैं इसको मिटाना होगा ना, ठीक है, सो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, 0 to t है, और यहाँ पे क्या है I स्क्वायर, फिर यहाँ पे dt है, ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। अभी ध्यान से देखो, ये जो I है ना, I को आप कैसे लिख सकते हो, I मतलब I0 स्क्वायर, फिर साइन ओमेगा t dt लिख सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि आपको मालूम है I मतलब क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t, इस तरह से लिखना होगा। अभी देखो ये जो I0 है ना, ये I0 बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे अंदर के रहेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आपको एक मालूम है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था ना कि मतलब ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। सो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू लेट्स से ओमेगा टी है, तो इस केस में 1 माइनस कॉस
ट्वाइस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना साइन स्क्वायर को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस कॉस, फिर यहाँ पे ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे डी टी लिखोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। तो अभी देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, यानी ये जो 2 है ना इसको बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन 0 से t तक होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन है 0 से t, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डी टी लिख दो इस तरह से, है ना। बाकी ये एज इट इज है ना, सही है। तो अभी देखो ये जो है ना आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो। सो ये जो इंटीग्रेशन है और यहाँ पे डी टी को इनसाइड लेके आओ, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस ट्वाइस ओमेगा टी, फिर यहाँ पे डी टी लिख दो इस तरह से, ठीक है। सो अभी इसे सॉल्व करना है, इसको भी मिटाना होगा, है ना, मिटा ही देते हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए आई इफेक्टिव की वैल्यू या तो आरएमएस की वैल्यू जो इतना सा आना चाहिए, है ना। देखते हैं। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आई नॉट है स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे ये डी टी का इंटीग्रेशन t होंगे और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे 0 टू t, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होंगे मालूम है। एक्चुअली आप ये रूल समझ लो। रूल क्या है कि सपोज यहाँ पे cos थीटा है, ठीक है। सो cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये तो आपको मालूम है cos थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ cos k थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन k थीटा इस तरह से लिखने से गलत होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक 1/k लगाना होगा, ठीक है। मतलब 1/k लिखना होगा और यहाँ पे फिर साइन k थीटा लिखना, ठीक है। तो cos k थीटा की इंटीग्रेशन साइन k थीटा, लेकिन k कांस्टेंट है तो k बाहर इस तरह से निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्वाइस ओमेगा है ना, सो ट्वाइस ओमेगा दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट जस्ट लाइक दैट k। सो ये 1/2 ओमेगा बाहर आएंगे, cos की इंटीग्रेशन क्या होंगे, साइन होंगे और यहाँ पे 2 ओमेगा t लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे 0 टू t लिखो इस तरह से, ठीक है। तो हमने 2 ओमेगा को बाहर लेके आया। अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना इंटीग्रेशन की वैल्यू ही चाहिए हमें। सो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, t। देखो एक्चुअली ये जो ब्रैकेट आप जानते हो, ब्रैकेट ब्रेक करने की रूल जो है, t की जगह पे पहले अपर लिमिट t लिखोगे, फिर लोअर लिमिट, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे 1/2 ओमेगा होंगे और यहाँ पे साइन 2 ओमेगा t, फिर यहाँ पे 0 टू t, फिर इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देते हैं बाकी आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज t राइट, 0 हट गया, माइनस है, फिर 1/2 ओमेगा, फिर क्या लिखोगे, साइन 2 ओमेगा, ओके, इनटू t लिखोगे, माइनस साइन 2 ओमेगा 0 लिखोगे, इनटू 0, फिर यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे रूल क्या है, t की जगह पे पहले अपर लिमिट कैपिटल T लिखना होगा, वो लिखा, फिर t की जगह पे लोअर लिमिट 0 लिखना होगा, t की जगह पे लोअर लिमिट 0 लिख दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज है, फाइन कर सकते हो इजी। तो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, दिस इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे t माइनस 1/2 ओमेगा, फिर यहाँ पे साइन, इसको देखो साइन है ट्वाइस ओमेगा, मतलब क्या होता है आपको ये मालूम है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, यस यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, सिंबल इज ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा लिखते हो, टाइम को t लिखा। लेट्स से एक राउंड रोटेट किया, एक राउंड में कितना रोटेट करोगे, 360 रोटेट करोगे, 360 मतलब कितना होता है 2 पाई। सो एक राउंड रोटेट किया मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई हुआ। सो एक राउंड रोटेट करने में जो टाइम लगता है ना, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड कैपिटल T। तो यहाँ पे 2 पाई रोटेट किया मतलब एक राउंड रोटेट किया, टाइम कितना लगेंगे कैपिटल T यानी टाइम पीरियड लगेंगे। सो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस पाई बाई t लिख सकते हो, ठीक है। सो इस ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हो ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाई t, और बगल में एक t है माइनस, ये कितना होंगे 0 होंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या करना है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई t 2, फिर यहाँ पे t माइनस 1/2
2 ओमेगा, फिर यहाँ पे देखो ये साइन है ना, इसको इंटू कर देते हैं, साइन 4 पाई होंगे, यस साइन 4 पाई लिखोगे, और यहाँ पे तो 0 हो गया, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा दो। सो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी माइनस, अभी देखो साइन 4 पाई की वैल्यू कितना है, ये तो 2 ओमेगा, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होता है, क्यों होता है 0 उसको भी देख लो। एक्चुअली क्या होता है, ये है ना, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। ओके 360 मतलब कितना होता है, 2 पाई होता है ना, तो बेसिकली 2 पाई लिख दो। तो देखो 0 से ऐसे मूव किया पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, तो 4 पाई इसमें आ रहा है ना, सो इसमें साइन की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 4 पाई की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू भी क्या होंगे, 0 होंगे, है ना। सो साइन 0 की वैल्यू जितना होंगे, साइन 2 पाई की वैल्यू भी उतना ही होंगे, साइन 4 पाई की वैल्यू भी उतना ही होंगे, क्योंकि सेम एक्सिस में फॉल कर रहे हैं। सो साइन 4 पाई की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे, यहाँ तक तो कॉन्फर्म है, ठीक है, इजी। तो अभी देखो यहाँ से आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। सो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हमें चाहिए था, इंटीग्रेशन की वैल्यू इतना सा मिल गया, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका वैल्यू हमें इतना सा मिल गया। अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पे ये जो है ना, इसमें बिठा के आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेंगे, 1/t इंटू दिस इज आई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना सा मिला। सो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसकी जगह पे इसको बिठा दिया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है ना, सो इसकी जगह पे हमने इसको बिठा दिया, इजी है, कर सकते हो। तो अभी देखो टी टी कैंसिल आउट होंगे, सो आई नॉट स्क्वायर को हटाओगे तो आपको लिखना होगा आई नॉट डिवाइड बाई √2, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू जो चाहिए था आपको, आरएमएस वैल्यू जो आपको चाहिए था वो कितना मिला, आई नॉट बाई √2, और यही मिलना चाहिए था, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम में ये मतलब पूछे जाते हैं डिराइवेशन 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से, है ना। सो ऐसा बोलेंगे कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, फॉर फुल साइकिल यानी 0 to t टाइम, ऐसा लिखना होगा। तो इतना आया आंसर, है ना, तो इसको ही डिराइव करने देते हैं। तो फिर ये भी डिराइव करने दे सकते हैं, यानी ये जो है ना कि ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ उसको भी डिराइव करने दे सकते हैं, तो हम लोग उसे भी साथ में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, अगर ये समझ में आए तो, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, सेम प्रोसेस है, इसको मिटाना होगा, ठीक है। सो मिटा ही देते हैं, है ना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, इसको भी मिटा सकते हैं ना। सो आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, किसके लिए, ईएमएफ के लिए, ठीक है। कौन सी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिख दो, ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए आरएमएस वैल्यू। तो सेम काम करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया सपोज, यहाँ पे एक मतलब सोर्स ले लिया, एसी सोर्स, है ना। तो यहाँ से क्या फ्लो होंगे, करंट फ्लो होंगे, कितना करंट, आई नॉट, वही आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। फिर यहाँ पे जो ईएमएफ होंगे, ईएमएफ की वैल्यू कितना होंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी होंगे, है ना। तो अभी देखो इस ईएमएफ की वजह से भी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, कितना हीट नहीं पता, डीएच, स्मॉल हीट, है ना। सो यहाँ पे डीएच को लिख देते हैं, डीएच इज नथिंग बट स्मॉल हीट, ओके, स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम लिख देते हैं, है ना, स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल टाइम dt, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, ईएमएफ होने से हीट प्रोड्यूस होंगे, करंट होने से भी हीट प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, स्मॉल हीट कह दिया, डीएच कह दिया। सो अभी इस डीएच की वैल्यू कितना होंगे, डीएच की वैल्यू को आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इस बार हम लोग ईएमएफ की केस देख रहे हैं, मतलब तो ईएमएफ की केस है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे तो ईएमएफ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ईएमएफ की केस, और यहाँ पे ईएमएफ है ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, इसको ईएमएफ पे रिप्लेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी यहाँ पे देख लो। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, V को रिप्लेस किया था आईआर से, इस बार हम लोग I को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या है, VI। सो I मतलब क्या लिख सकते हो, I मतलब V/R लिख सकते हो, है ना, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हो, ठीक है, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू V/R, दैट इज इक्वल टू V²/R। V मतलब आप EMF भी लिख सकते हो ना, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब EMF, है ना, पोटेंशियल। सो पावर की वैल्यू इतना सा मिला, आपको मालूम है वर्क मतलब क्या है, पावर इनटू टाइम। सो पावर की वैल्यू E² R इंटू
टी मिला। सो वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, यहाँ पे इस केस के लिए हीट एनर्जी। सो वर्क मतलब एनर्जी, सो हमने हीट एनर्जी लिख दिया। सो इस बार हम लोग हीट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ है। सो अगर स्मॉल हीट होंगे तो उस केस में आप क्या लिखोगे, ई स्क्वायर आर डी टी लिखोगे, स्मॉल टाइम लिखोगे, है ना। तो स्मॉल हीट के लिए स्मॉल टाइम, तो डी एच इज द स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम। सो इस डी एच की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डी टी बाई आर, इस तरह से लिख दो, है ना। तो अगर आपको चाहिए टोटल हीट 0 टू, क्योंकि देखो ये हम लोग 0 टू टी एक फुल साइकिल के लिए देख रहे हैं ना। सो 0 टू टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होंगे, डी टी टाइम में हीट प्रोड्यूस हुआ स्मॉल हीट डी एच, तो 0 टू टी टाइम में कितना प्रोड्यूस होंगे उसको एच कह दिया, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिख दो, हीट प्रोड्यूस्ड कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, रेजिस्टर पे, है ना। तो रेजिस्टर पे हीट प्रोड्यूस हुआ, ओके, उसको एच कह दिया। हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम 0 टू टी, ओके, इन द रजिस्टर। सो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको आप कैसे लिखोगे, डी एच लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे तब आपको एच मिलेंगे, है ना। सो ये जो है ना, डी एच को इंटीग्रेट किया, ई स्क्वायर डी टी बाई आर किया, तो 0 से टी तक करोगे, क्योंकि आपको 0 से टी टाइम के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ टोटल हीट वो चाहिए आपको, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपने इंटीग्रेट किया स्मॉल हीट को 0 टू टी इंटीग्रेट किया, ठीक है, इसे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला, सो दिस इज 1। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई आर, इतना सा हीट प्रोड्यूस हुआ इस रजिस्टर पे, यहाँ तक ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, सेम डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं, सेम ही डायग्राम है। तो फिर एसी सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बार लेट्स से जो ईएमएफ है ना, इसको आपने कह दिया इफेक्टिव ईएमएफ, या तो एवरेज ईएमएफ भी कह सकते हो, या तो मीन ईएमएफ कह सकते हो, या तो आरएमएस कह सकते हो, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वही चाहिए आपको। तो बेसिकली ये जो इफेक्टिव ईएमएफ है ना, इफेक्टिव ईएमएफ जो है ना, ये हम लोग निकालेंगे आरएमएस वैल्यू। सो जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो भी कुछ हीट प्रोड्यूस करेंगे, कितना करेंगे उसको आपने एच कह दिया। तो इफेक्टिव ईएमएफ ने जो हीट प्रोड्यूस किया उसको एच कह दिया। सो यहाँ पे लिख सकते हो, सो एच इज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक है, ड्यू टू इफेक्टिव ईएमएफ या तो इफेक्टिव वोल्टेज इन टाइम 0 टू टी लिख देना, ठीक है, फुल साइकिल के लिए देख रहे हो ना। तो 0 टू टी टाइम में इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज एच इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ई स्क्वायर बाय आर, टाइम है ना, ये है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ लिया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ लिख दो। और टाइम जो है ना 0 से टी, तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल टी टाइम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल टी टाइम तक कितना हीट प्रोड्यूस हो वो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। अभी देखो ये भी एक इक्वेशन मिला। सो ये जो हीट है प्रोड्यूस हुआ कहाँ पे हुआ, मतलब इस रजिस्टर पे हुआ। तो किसने किया हीट प्रोड्यूस, दैट इज इफेक्टिव ईएमएफ ने किया। तो इफेक्टिव ईएमएफ ने जितना हीट प्रोड्यूस किया और इस रजिस्टर पे जितना हीट प्रोड्यूस हुआ दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ इतना से, ये हीट मतलब क्या है, एनर्जी। तो ये एनर्जी आया कहाँ से, कहीं से आना पड़ेगा, तो कहाँ से आया। सो ये जो इफेक्टिव ईएमएफ ने हीट प्रोड्यूस किया वही हीट एनर्जी से ये हीट एनर्जी मिला, मतलब दोनों इक्वल है। तो बेसिकली आप सिंपल 1 इक्वल टू 2 कर सकते हो। जब 1 इक्वल टू 2 करोगे मतलब इसको अपने इक्वल कर दिया, इफेक्टिव, फिर यहाँ पे T डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 टू T इफ ईएमएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R dt, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। सो हमने इस वैल्यू को इसके साथ इक्वल कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से इक्वल कर दिया। तो अभी देखो जब इक्वल किया R कैंसिल आउट होंगे और T को इससे लेके आ सकते हो। तो बेसिकली आप लिख सकते हो ना कि इफेक्टिव ईएमएफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई T 0 टू T, फिर यहाँ पे ईएमएफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे dt लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, T को इससे लेके गया, R कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर dt इस तरह से लिख सकते हो, इजी है, कर सकते हैं ना। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ना, अगर ये जो है दिस इज नथिंग बट मीन वैल्यू, इफेक्टिव मतलब मीन वैल्यू, लेकिन मीन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। सो अब इसे बोलोगे मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इसे आप बोलोगे मीन स्क्वायर वैल्यू। और इस मीन स्क्वायर वैल्यू पे अगर रूट लोगे तो तब आपको क्या मिलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, 0 टू T
एम डी टी। ओके, तो अभी देखो जब आप यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं ना, अभी आप लोग ये सब नोट करते हैं, ठीक है, नोट करना अच्छे से। सो ये सब मिटा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो रूट लिया ना, तो यहाँ पे भी रूट लेना होगा ना इस तरह से, तो बोथ साइड रूट लिया हमने, तब ये क्या बन जाएंगे, अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएंगे। तो बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू जो है स्क्वायर हट जाएंगे ना, तो यहाँ पे 1/t होंगे और यहाँ पे 0 to t होंगे, फिर ई स्क्वायर डी टी होंगे, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलोगे, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों बोलोगे, क्योंकि अपने मीन स्क्वायर वैल्यू पे, ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मीन स्क्वायर वैल्यू पे रूट लिया, तो बिकॉज ऑफ दैट ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन गया। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इन्हें आरएमएस वैल्यू, सो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/t। अभी ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कब मिलेंगे आपको, और इफेक्टिव वैल्यू ये जो है ये कब मिलेंगे आपको, जब ये जो इंटीग्रेशन है ना, सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलने के बाद आपको मिल जाएंगे रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना होंगे उसको निकाल के यहाँ पे बिठा देते हैं। ओके, अभी जो किया था करंट की केस में, जो इंटीग्रेशन किया था, सेम ही प्रोसेस है, सेम ही इंटीग्रेशन है, लेकिन फिर से मैं कर देता हूँ एक बार, है ना, तब कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। इसको मिटाना होगा, ठीक है, इसको मिटाते आप लोग नोट करना ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको भी मिटा सकते हैं। सो आप लोग पॉज करना, नोट करना, है ना। तो हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए अभी, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो है ना इंटीग्रेशन उसको देखना होगा। सो इंटीग्रेशन क्या है, 0 to t ई स्क्वायर डी टी है। अभी देखो ये जो ई है ना, ई को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ई मतलब क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर लगा दिया, है ना। तो अभी ये जो ई नॉट है ये बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 0 to t लिखोगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस, वही फॉर्मूला है ना, ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे डी टी लिख दो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ई नॉट स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे एक काम कर सकते, 2 को बाहर लेके आओ, फिर यहाँ पे 0 to t 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डी टी लिखोगे, है ना। तो अभी देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक ब्रैकेट लगा दो, तो 0 to t लिखो डी टी माइनस 0 to t कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डी टी लिखो, इस तरह से, है ना। मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो डी टी की इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है, और यहाँ पे 0 to t लिख दिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होंगे 1/2 ओमेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 2 ओमेगा लिखोगे, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से, और 0 to t लिखो, वही है मतलब। तो इंटीग्रेट किया हमने, कॉस ट्वाइस ओमेगा टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी ट्वाइस ओमेगा टी, और 1/2 ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे इस तरह से, और लिमिट लगा दिया। अभी देखो ये जो है ना, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, t की जगह पे एक बार आप t रखोगे, फिर -0 इस तरह से, 1/2 ओमेगा, फिर इस बार क्या करोगे, t 2 ओमेगा, t मतलब देखो एक काम करते हैं, t रखते इस तरह से, माइनस साइन 2 ओमेगा, टी की जगह पे इस बार 0 लिखना होगा इस तरह से, ठीक है, इजी। सो हमने क्या किया, टी को रिप्लेस किया पहले, है ना, तो इस टी को रिप्लेस किया फर्स्ट कैपिटल टी से अपर लिमिट से, फिर इस बार माइनस देके लोअर लिमिट से भी रिप्लेस कर दिया टी को, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, सो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर टी लिखोगे -1/2 ओमेगा, फिर इनटू साइन 2 ओमेगा मतलब क्या है, ट्वाइस पाई बाई टी इंटू टी, फिर क्या लिखोगे -0, ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छे से लिखना, ओके, -0 2 पाई होंगे, ओके, कर सकते हो अभी पहले जो किया था वही। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो t है 0 को हटाया, फिर 1/2 ओमेगा लिखा, फिर इंटू साइन ट्वाइस ओमेगा, है ना, साइन ट्वाइस ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिखा, ट्वाइस पाई बाई टी लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, t है, सो ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिखा, ये लिखा ट्वाइस पाई बाई टी, फिर इंटू टी है, माइनस साइन ये 0 होंगे, साइन 0 मतलब 0 होते हैं, ठीक है, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो है ना ई स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे t माइनस ये कितना होंगे,
2 ओमेगा साइन 4 पाई होंगे, ठीक है, टी कैंसिल आउट होंगे ना, सो बेसिकली साइन 4 पाई होंगे। सो साइन 4 पाई की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे, ठीक है। सो ई स्क्वायर 2 और यहाँ पे टी लिख दोगे, माइनस 0 लिखोगे, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 है। सो बेसिकली ई स्क्वायर टी बाई 2 मिला ना, है ना। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो चाहिए था आपको, ये कितना मिला इंटीग्रेशन की वैल्यू, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर होंगे, ई नॉट होंगे, ई नॉट किधर गया, ये तो ई नॉट होना चाहिए ना, ये ई नॉट है, ठीक है। सो ये ई नॉट होना चाहिए, ओके, ई नॉट आ रहा है, ई नॉट, सो ई नॉट होना चाहिए, है ना, ये ई नॉट और यहाँ पे भी ई नॉट होना चाहिए। सो बेसिकली इंटीग्रेशन की वैल्यू ई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 मिला, ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल चुका। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की वैल्यू बिठा देते हैं कितना, ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज टी कैंसिल आउट होंगे। सो ई नॉट स्क्वायर मतलब स्क्वायर हट जाएंगे ना, तो √2 लिखना होगा, ठीक है, स्क्वायर हट गया। तो बेसिकली ये जो है ना इफेक्टिव वैल्यू, जिसे आप आरएमएस वैल्यू भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2, जिसे आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है, या तो मेन वैल्यू भी। तो आरएमएस वैल्यू कितना मिलना चाहिए था, ई नॉट बाई √2 मिलना चाहिए था, है ना, वो हमें मिल गया, ई नॉट बाई √2 आरएमएस वैल्यू, किसके लिए, ईएमएफ के लिए, ठीक है। ई नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड या तो एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, ईएमएफ की एम्पलीट्यूड, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, या तो ईएमएफ की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो भी बोल सकते हो, है ना, इस तरह से कह सकते हो। तो बेसिकली हमें यही डिराइव करना था, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव और आरएमएस करंट, इफेक्टिव और आरएमएस ईएमएफ वो चाहिए था हमें, वो हमने डिराइव कर लिया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग अच्छे से इसे नोट करके रखना और प्रैक्टिस करना, 2 दिन बाद प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर देना, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लो चीज़ों को, है ना, वीडियो को पॉज करके समझो अच्छे से, है ना, उसके बाद नोट करना, तब सही रहेंगे, है ना। सो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो फेजर डायग्राम है ना, फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर, फॉर कैपेसिटर, फॉर रेजिस्टर, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। उसके बाद एलसीआर के फेजर वो सब देखेंगे, फिर खत्म चैप्टर, है ना, पावर है, एनर्जी है, वो सब करने के बाद खत्म हो गया। तो बेसिकली ये जो है ना सिचुएशन, यहाँ पे जो चीज़ें समझा उसको आप लोग अच्छे से नोट करना, और जो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इंटीग्रेशन है, कुछ कहीं पे फॉर्मूला यूज के, जैसे इस तरह के फॉर्मूला, इन सब चीज़ों को आप लोग कहीं पे अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बोर्ड हो JEE है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कहीं पे मिलेंगे, है ना, तो आपको कन्फ्यूजन होंगे, तो आप लोग अभी से इसे अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। हम लोग बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना, और प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना, ठीक है। थैंक यू।